are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today I am going to teach you about non-communicable disease जो कि हेल्थ एंड हाइजीन का सेकेंड पार्ट है. अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर मैंने लिंक दे दिया है. और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना. फिर आप बीच बीच का देखोगे तो फिर आप लोगों को बहुत सारा डाउट्स निकलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखो इससे पहले हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़े हैं. दैट मीन्स द डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान को हो जाता है, को फैल जाता है, और जिसको मेनली जर्म्स करते हैं, वो तो थे कम्युनिकेबल डिजीज. बट टुडेज टॉपिक इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. So these are the disease which are not spread by pathogens or from one person to another. So because topic में लिखा है ना नॉन कम्युनिकेबल, तो ये फैलता नहीं है. ये वो डिजीज होते हैं which are not spread from one person to another or by any pathogens. Pathogens का मतलब जर्म्स होता है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं पार्ट 1 में. सो दीज में बी कॉज, तो ये जो बीमारी होती है ना जो फैलती नहीं है, तो इसका ना बहुत अलग अलग रीज़न हो सकता है होने का. लाइक पहला तो रीज़न होगा डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अगर हम लोग ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं तो हमारे ही शरीर में बीमारी होगा. और अगर हम लोग ढंग से खाना नहीं खाएंगे प्रॉपरली, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, तो जो बीमारी हमारे अंदर होगा, क्या वो हमारे साथ जो हमारा फ्रेंड अगर कुछ शेयर कर रहा है, खाना शेयर कर रहा है, तो क्या उसको भी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा. ये हम लोग अपने बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं डाल रहे हैं बोल के हमारे अंदर बीमारी होगा वो, और फैलने वाला बीमारी वो नहीं होगा. और इसका एक और रीज़न है कि माल फंक्शन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स. हमारे बॉडी में लाइक कुछ ऑर्गन्स होंगे जो कि ना फंक्शन प्रॉपरली अब नहीं अगर कर पाएंगे. जैसे कि सोच लो किडनी अपना काम कर रहा था बट वो अभी कुछ डैमेज उसमें हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, जो किडनी काम नहीं कर पा रहा है, तो उसी को मैं बोलूँगी माल फंक्शन ऑफ किडनी. तो वो चीज़ तो मेरे अंदर है ना, तो मुझे बीमारी होगा. और सेम वही चीज़ है, अगर हम लोग के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहा है तो उसको वो बीमारी फैलेगा नहीं, तो वो नॉन कम्युनिकेबल है. सो डिजीज जो है ना नॉन कम्युनिकेबल के, इन लोगों का वही मेनली 2-4 रीजन होता है. तो 2 रीजन तो बता दी मैं. अगेन यहाँ पर वही रीजन है. पहला तो दिया है वही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. अगर हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे, बैलेंस डाइट अच्छे से नहीं लेंगे, तो हमको हमारा ही बीमारी हो जाएगा. मतलब अब हम लोग जो चीज़ नहीं खाएंगे उससे रिलेटेड हमको बीमारी हो जाएगा. उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. देन ऑर्गन माल फंक्शन डिजीज, वो भी बता चुकी हूँ मैं. देन एलर्जीज भी होता है, बहुत सारा एलर्जी होता है. जैसे कि सोच लो किसी को बैंगन से एलर्जी होता है, किसी को लहसुन से, किसी को मशरूम से. तो अभी एग्जांपल मैं अगर अपना बताऊं, इफ़ मुझे मशरूम से एलर्जी है तो मैं मशरूम खाई और मेरे साथ मेरा ब्रदर भी मशरूम खाया, तो मुझे एलर्जी है, तो वो मेरे बॉडी में ही शो करेगा. वो चीज़ मेरे से मेरे ब्रदर में नहीं फैलेगा. ये अपने अपने बॉडी का बात होता है. ओके, सो एलर्जी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आएगा. और बाइट्स एंड स्टिंग, हम लोग को अगर सोच लो मधुमक्खी काट दी, ठीक है, तो मुझे काटी है तो मेरे को ही वो वो बीमारी होगा. तो ये सब है नॉन कम्युनिकेबल है. ये मेनली पैथोजेंस लोगों से नहीं फैलता है. सो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. तो नॉन कम्युनिकेबल का पहला जो रीज़न है किसकी वजह से होता है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सो वी विल सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज. डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी होना. किस चीज़ की कमी होना? यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का कमी होना. ओके, थोड़ा बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो गया तो वो आप लोग मैनेज करना. आई डिडंट, मतलब मेरा कहीं पर दैट वाइटनर घूम गया है, इसलिए मैं इसको ठीक नहीं कर पाई और काटने से ज़्यादा और लगता. So nutritional deficiency disease or simply deficiency disease are that disease which are caused mainly due to the deficiency of some nutrients. कुछ nutrients के deficiency की वजह से जो बीमारी होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज और मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज. तो इफ़ अ पर्सन, अगर एक इंसान है और वो सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस डाइट नहीं खा रहा, एग्जाम्पल अगर मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगी, मतलब हर न्यूट्रिएंट्स मेरे बॉडी में नहीं जा रहा है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत खा रही हूँ और सफिशिएंट क्वांटिटी में भी मैं नहीं खा रही हूँ, ठीक है, क्वांटिटी भी अगर मेरा सही नहीं है, सो
आई वुड बी सेड टू बी अंडर नॉरिश्ड। होते हैं बहुत सारे बच्चे लोग जो कि अंडर नॉरिश्ड होते हैं, ऐसा लगता है मरियल टाइप है एकदम, मतलब शरीर में जान नहीं है। ओके, बिकॉज वो लोग ढंग से खाना नहीं खाते हैं, बिकॉज दैट पर्सन, मतलब उस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो लोग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बैलेंस्ड फूड उनको मिलता नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं नहीं मिलने के, या वो लोग खाते नहीं है। सो ही और सी इज सेड टू बी अंडर नॉरिश्ड। और एक कंडीशन होता है इसमें, अगर एक इंसान अच्छे से खाना खा रहा है लेकिन उसके खाने में न्यूट्रिएंट्स ढंग के नहीं है। पहला कंडीशन में था कि अगर एक तो इंसान को प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस्ड फूड नहीं मिल रहा, अच्छे से उसको खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसको अंडर नॉरिश्ड हम लोग बोलेंगे, बिकॉज उसको मिल ही नहीं रहा है। सेकेंड केस है कि इंसान को खाना इनफ फूड मिल रहा है लेकिन उस खाने में ना न्यूट्रिएंट्स नहीं है। सोच लो एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं ना, जैसे कि गांव में जो बहुत ही पुअर एरिया होता है वहाँ पर मेनली चावल मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। ओके, तो वो लोग मतलब उनके पास बेसिक चावल ही होता है, तो वो लोग सिर्फ चावल ही खाते रहते हैं। सो चावल में मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ उनके बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही जा रहा है। अब उनको बहुत सारा चीज़ चाहिए, बिकॉज हम सबको पता है हम लोगों को अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, थोड़ा बहुत फैट्स हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। बट अगर एक इंसान सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है, या फिर कोई इंसान बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स ले रहा है और उसको मेन जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो उसको नहीं मिल रहा, उसके खाने में वो चीज़ है ही नहीं, वो ऐसा खाना ही नहीं खा रहा है। ओके, बहुत सारे रीज़न की वजह से भी हो सकता है ये। सो उसी को हम लोग बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। सो दैट पर्सन इज सेड टू सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मतलब पूरा लगेगा कि न्यूट्रिशन की कमी है। सो अगेन, अगर एक पर्सन इनफ फूड ले रहा है पर उसके खाने में ना 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, सोच लो प्रोटीन वाला चीज़ नहीं है, फैट्स वाला चीज़ नहीं है, ज़्यादा भी फैट्स नहीं है, फैट्स वाला चीज़ नहीं है, वाइटामिन्स मिनरल्स मेन चीज़ नहीं है, तो उसको होगा बीमारी। तो उसको हम लोग उस समय बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। तो ये बीमारी ही है। अंडर नॉरिश भी देखोगे तो बेचारा को ढंग से खाना नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर खाना मिल रहा है लेकिन अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स के खाने में नहीं है। तो पहला था अंडर नॉरिश्ड, सेकेंड है माल न्यूट्रिशन। सो इसी के अंदर में ये आता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का मतलब है ये, देखो डेफिशिएंसी डिजीज में ही आता है। तो एक टाइप का डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कि क्यों होगा, अगर हमारे खाने में हमको ढंग से प्रोटीन नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहा और फैट्स नहीं मिल रहा। ये ना मेनली बच्चों में होता है, ठीक है, बड़ों में बहुत रेयर है बट बच्चों में मेन होता है। सो ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको PEM भी बोलते हैं, ये एक वो डिजीज है विच इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन डाइट। अगर ये 3 चीज की कमी हो गई हमारे खाने में, बच्चों के खाने में, तो बच्चों को एक बीमारी हो जाएगा जिसको बोलेंगे हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। नाउ सो दिस डिजीज मेनली ऑकर्स इन चिल्ड्रेन बिटवीन 1 and 5 years, मतलब 1-5 साल के बच्चे लोगों को ये होता है, यही एज के अंदर वाले बच्चों को ही ये बीमारी ऐसा होगा। तो मेनली अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, सो इट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज इन विच a person's diet lack protein, carbohydrates and fats। तो इसकी कमी से बीमारी हो जाएगा तो उसको हम लोग यही बीमारी बोलेंगे। तो हम लोग के शरीर में, खाली बच्चों का नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, हम सबके बॉडी में, हम सबके लाइफ में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सबको भी लेना चाहिए वैसा खाना। ओके, सो सबसे पहला जो इसी के अंदर में एक बीमारी आता है जो कि मेनली प्रोटीन की कमी से होता है, मेनली प्रोटीन की कमी से। सोच लो अगर एक इंसान है, एक बच्चा है जो ना खाना खा रहा है बट उसके बॉडी में प्रोटीन वाला चीज़ नहीं जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा, तो उसको हो जाएगा एक बीमारी विच इज़ कॉल्ड क्वाशियोर्कर। तो ये डेफिशिएंसी डिजीज ही है, ये तो फैलेगा नहीं। ओके, उसी को होगा। अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे नहीं होगा, अगर मेरे साथ में कोई है अगर वो नहीं खा रहा है प्रोटीन वाला चीज़, मैं बच्चों का ही बात कर रही हूँ नॉर्मली, तो उसको हो जाएगा। तो क्वाशियोर्कर एक वो डेफिशिएंसी डिजीज है जो होता है मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। अगर बच्चे लोगों को ढंग से खाना में प्रोटीन की कमी हो गई, मीन्स प्रोटीन अगर नहीं मिलेगा तो बच्चों को ये क्वाशियोर्कर हो जाएगा। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो क्वेश्चन आता है कि ये बीमारी कौन से एज के बच्चों को अफेक्ट करता है। सो इट मेनली ऑकर्स इन चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 5 years ऑफ एज, मतलब 1 से 5 साल के अंदर के बच्चों को ये क्वाशियोर्कर अफेक्ट करता है। बिकॉज इसी एज में ना बच्चे लोग काय करते हैं कि नहीं हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता, घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, सिर्फ उनको बाहर का चिप्स कुरकुरे ये सब पकड़ा दो वो लोग अच्छे से खाएंगे। इसीलिए
उन लोग की मम्मी लोग उनके पीछे पड़ती है कि खा लो, खाना खा लो, घर का खाओ। क्यों? कि उनको पता है कि अगर ये सारी चीज़ें, बिकॉज खाना में तो मेन हम जो घर का खाना खाते हैं उसमें हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स सब चीज़ें आ जाती है उसमें। तो इसीलिए बच्चों को उसकी मम्मी लोग परेशान करते रहते हैं खाना खाने के लिए, बिकॉज उनको पता है कि अगर बच्चों के शरीर में ये सब चीज़ें नहीं जाएगा तो बच्चों को हो जाएगा बहुत अलग अलग टाइप का डिजीज़, डेफिशिएंसी डिजीज़। और अगर डेफिशिएंसी डिजीज़ हुआ तो क्या क्या सिम्टम्स होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अगर किसी बच्चे का जो 1 से 5 ईयर्स के बीच में है, अगर वो प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहा है, जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, अगर आप लोगों के घर में भी छोटे बच्चे हैं 1 to 5 ईयर्स के बीच में, 1 से 5 साल के अंदर में, अगर वो लोग भी खाने में किचकिच करते हैं सो उनको बताना या फिर थोड़ा सा पीछे लगना खाना खिलाने के लिए। बिकॉज अगर प्रोटीन की कमी हो गई डाइट में तो उसके लिए ये सारी चीज़ें दिखती है बॉडी में, ये सब चीज़ें। पहला तो देखो स्टंटेड ग्रोथ एंड मेंटल, मतलब इंसान का बॉडी में ग्रोथ होगा नहीं। आप लोग बहुत सारे बच्चों लोगों को माइंड करना, वैसी एज के 1 से लेकर 5 साल के एज के कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम अंडर ग्रोथ वाले, मतलब उन लोगों का ना ग्रोथ दिखता नहीं है बॉडी में। स्टंटेड मतलब उनका ग्रोथ रुक जाता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो लोग खाने में किचकिच करते हैं, वो लोग घर का खाना खाना पसंद नहीं करते। घर का खाना खाएंगे तो उनको हर चीज़ मिलेगा, उनको प्रोटीन मिलेगा, उनको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उनको सारा चीज़ें मिलेगा। लेकिन बच्चे लोग तो घर का खाना खाना पसंद नहीं करते, वो लोग बोलते हैं हम लोग बाहर का खाएंगे, तला वाला चीज़ एंड बाहर का जो भी चीज़ है। इसीलिए वो बच्चे लोग में इस टाइप का स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलता है। सेकेंड, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। इसका मतलब है कि उनका जो दिमाग है ना वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज बच्चे लोगों का उसी एज में दिमाग अच्छे से ग्रो करना स्टार्ट करता है। और खाना पीना खाएंगे तभी तो हर चीज़ें मिलेगी और ग्रो करेगा। बट अगर वो लोग प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहे हैं, और भी मेनली तो मैं प्रोटीन का बता रही हूँ, अगर वो लोग ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, अगर प्रोटीन उनके बॉडी में नहीं जा रहा, तब उनका मेंटल ग्रोथ में भी दिक्कत आ सकता है। सेकेंड, ड्राई स्किन हो जाएगा, स्किन एकदम सूखा सूखा, ये सिम्टम्स है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब उनके बॉडी में बॉडी उनका प्रोटीन मांग रहा है। देन लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है भूख लगना, और यहाँ लॉस ऑफ एपिटाइट है तो मतलब बच्चों को देखो भूख नहीं लगेगा, भूख ही नहीं लगेगा। फिर वो लोग मन भी उनका करेगा तो वो लोग खा भी नहीं पाएंगे, भूख ही नहीं लगेगा तो कहाँ से खाएंगे। फिर उनका बैली एकदम फूला हुआ टाइप दिखेगा, जैसे कि मैं बताती हूँ। यहाँ पर एक फ़ोटो है बुक में, ये जो फ़ोटो है दिस वन, ये जो फ़ोटो है, ये फ़ोटो में ये जो फर्स्ट चाइल्ड है इसका पेट देखो। ओके, सो इसका पेट कैसे एकदम फूला हुआ सा दिख रहा है, तो ऐसा कंडीशन हो जाएगा, इसके बॉडी में प्रोटीन नहीं जा रहा है। इसका रिब्स देखो, ये रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में आई डोंट नो, बट ये इसका रिब्स देखो, ये जो हड्डी दिख रहा है, वो जो रामदेव बाबा जो आसन करते हैं तो उनके चेस्ट एरिया का जो हड्डी दिखता है रिब्स अंदर अंदर का, देखो इसका वो भी दिख जा रहा है। यहाँ ये वाला एरिया देखो और पेट देखो, पेट देख के लगेगा कितना खाना खाता है, लेकिन इधर से लगेगा पूरा भूखा है, ये मतलब बीमारी है इसको मेनली। तो ये जो चाइल्ड है ना वो क्वाशियोर्कर से अफेक्टेड है, ये पक्का इसके डाइट में प्रोटीन नहीं जाता है बोल के इसका हालत ऐसा है। इसका एकदम स्किन भी एकदम ड्राई हो जाएगा ये बच्चा का, देखो ग्रोथ भी ढंग का नहीं है, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा इसका। इस टाइप के कंडीशन में बच्चों को फिर फ्रिक्वेंट डायरिया भी होता है। डायरिया मीन्स उनको लूज मोशन टाइप लगेगा, बहुत वो लोग जाएंगे। फ्रिक्वेंट मतलब डायरिया होगा मीन्स उनका एकदम वाटरी स्टूल होगा, बल्जिंग आइज होगा, आंख एकदम बाहर मतलब बाहर निकला हुआ टाइप दिखेगा, बाहर नहीं निकलेगा बट वैसा दिखेगा। देन ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। देन थिन स्टिक लाइक लेग्स, इनका जो पैर होगा ना वो पैर एकदम पतला पतला बांस मतलब एकदम लकड़ी जैसा पैर दिखेगा। ओके, देन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, मतलब इन लोगों का जो हेयर है वो उसका भी अलग सा कलर चेंज हो जाएगा, मेनली ना वो रेडिश कलर का हेयर हो जाता है। आप लोग अभी सुनोगे ना ये जो रेडिश कलर का हेयर, आप लोग माइंड करे होगे, कुछ कुछ बच्चे लोग हम लोग देखते हैं जो बहुत ही पुअर रहते हैं, उनको ढंग से खाना भी नहीं मिलता, उनका हम लोग, मैं तो माइंड करी हूँ इस टाइप का कंडीशन, एकदम रेडिश हेयर, एकदम ड्राई स्किन उस टाइप का। देन रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट, उनका रिब्स जो है, रिब्स मतलब वो जो क्या बोलते हैं रिब्स को, आई डोंट नो इन हिंदी, ये इधर में जो हड्डियां होती है। ओके, मैं यहाँ साइड में फोटो दे दूंगी, वो बेटर होगा, वो आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे। तो रिब्स जो होगा उनका वो चीज़ प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो ऐसे बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा, वो फोटो में अलग दिख रहा है बट मेनली रिब्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन दिस केस। तो ये सारे सिम्टम्स है, खुद आप लोग सोचो, आप लोगों के घर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोगों का ऐसा हालत हो जाएगा तो कितना मतलब खराब बात है ऑब्वियसली। इसीलिए ट्राई करो कि घर में बच्चे लोग हर चीज़ें खाएं, घर का बना हुआ
उनको ऐसा आदत डलवाओ कि वो लोग घर का खाना ही पसंद करें, वरना ये सब चीज़ें उनको फेस करना पड़ेगा। तो इसका क्योर क्या है, ये बीमारी को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऐसा ये बीमारी है नहीं कि जो कभी ठीक नहीं होगा। बच्चा यहाँ पर क्या चीज़ नहीं खा रहा है जिससे बीमारी हुआ? प्रोटीन नहीं खा रहा है ना, प्रोटीन रिच डाइट नहीं खा रहा है, तो उसको वही खाना खिलाओ। अगर उसका बॉडी प्रोटीन मांग रहा है तो उसको प्रोटीन रिच डाइट दो, वो आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ठीक हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे जैसे प्रोटीन उसकी बॉडी में जाएगा वो आप देखते 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 ही वो इंसान एकदम, वो बच्चा एकदम फिर से अच्छा दिखने लग जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज जो डेफिशिएंसी डिजीज है, जो कि इसी में आएगा, जैसे क्वाशियोरकर में पढ़ाई वैसे ही एक है मैरिस्मस। सो मैरिस्मस भी एक ऐसा ही डेफिशिएंसी डिजीज है जो कि मेनली होता है उन बच्चों को जो कि जिनके बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एज वेल एज फैट्स, ये तीनों चीज़ अगर नहीं जा रहा है, ठीक है। क्वाशियोरकर में हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ प्रोटीन की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। मैरिस्मस में हम लोग देख रहे हैं कि ये वो बीमारी है जो कि मेनली होता है 3 चीज़ की कमी की वजह से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये 3 की अगर कमी हो गई हमारे बच्चों के बॉडी में, अगर वो लोगों का खाना में ये सारी चीज़ नहीं है, तो बच्चा को पक्का ऐसा ही एक डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगा जिसका नाम है मैरिस्मस। तो ये मेनली होता है इन इन्फेंट्स ऑफ लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, उन बच्चों को जो कि 1 साल से लगभग थोड़े कम होते हैं। नाउ इसका सिम्टम्स क्या है? सो हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग के बच्चों को ये मैरिस्मस है? तो देखो इसका सिम्टम्स, अगर बच्चे लोगों को ये खाने में फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेगा तो बच्चों का रिब्स एकदम प्रोमिनेंट दिखने लग जाएगा। अभी यहाँ तो नहीं दिया है, बट यहाँ पर तो रिब्स नहीं दिख रहा है कि उसका प्रोमिनेंट है, लेकिन वो हो जाता है। ओके, सो रिब्स एकदम प्रोमिनेंट हो जाएगा। यहाँ पर भी स्किन एकदम ड्राई हो जाएगा, बच्चा का एकदम ड्राई स्किन, पतला हो जाएगा स्किन, रिंकल मतलब सल दिखेगा, ठीक है। इस केस में भी बच्चों का मेंटल रिटार्डेशन होता है, मतलब बच्चे लोगों का माइंड उतना डेवलप नहीं कर पाता है, बिकॉज ये 3 चीज़ तो मेन है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। और बच्चा को यही नहीं मिलेगा तो कहाँ से उसका बॉडी में कुछ काम होगा? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर लीन एंड वीक बॉडी एकदम पतला दुबला सा वीक हो जाएगा बच्चा। और ये बीच वाला बच्चा को देखो, एकदम हेल्दी सा बच्चा है, ये मतलब अच्छे से खा रहा है खाना, बट ये 2 बेचारे, एक को प्रोटीन नहीं मिलता तो एक को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, देखोगे तो ये दोनों केस में देखो इनका हालत, और इस बच्चे से कंपेयर करो तो ये बच्चा ज़्यादा लग रहा है ना खाता पीता घर का है, और ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो एक और भी शायद अगर मैं सिम्टम्स लिखी हूँ, सेम चीज़ें हैं, ड्राई एंड रिंकल्ड स्किन, प्रोमिनेंट रिब्स, वीकनेस, मेंटल रिटार्डेशन। एंड यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि इस कंडीशन में ना वो स्किन का कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो इसका भी क्योर है, जैसे उसका क्योर था बच्चा का बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से बीमारी हुआ है, वही वाला खाना उसको दो। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरा हुआ खाना आप लोग उस बच्चे को दोगे तो बच्चा का बीमारी देखते देखते ठीक हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पढ़े कुछ मेनली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से रिलेटेड बीमारी के बारे में। अभी विटामिन एंड मिनरल्स की वजह से भी बीमारी होता है। अगर हम लोग के बॉडी में विटामिन की कमी हो गई, और विटामिन दोनों चीज़ बोलते हैं, बहुत जन विटामिन बोलते हैं, बहुत जन विटामिन बोलते हैं। अगर दोनों की कमी हो गई, विटामिन की भी और मिनरल्स की भी, तो उससे भी बीमार पड़ जाएगा इंसान, मतलब उससे भी उसके बॉडी में देखने को मिलता है कोई बीमारी। सबसे पहला देखो, बिकॉज हमको पता है कि जो विटामिन एंड मिनरल्स है ये हम लोग के बॉडी में हर दिन चाहिए, थोड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए। हम लोग जो फल वल खाते हैं ना, फ्रेश फ्रूट्स, और हम लोग जो वेजिटेबल्स खाते हैं उसमें ही रहता है विटामिन एंड मिनरल्स। तो थोड़ा चाहिए, इसीलिए तो बोलते हैं हर दिन खाओ। अगर हम लोग हर दिन खाएंगे ना तो हम लोग का बॉडी भी प्रॉपरली ग्रो करेगा, हमको बीमारी नहीं होगी, और भी बहुत सारा चीज़ें नहीं होगा जो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो विटामिन होता है बहुत टाइप का, आप लोगों की बुक में भी दिया है, और हायर क्लासेस में आप लोग और डिटेल स्टडी करोगे विटामिन के बारे में। तो विटामिन होता है बहुत सारे टाइप का। स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से, और विटामिन ए से। तो विटामिन ए एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से अगर हम लोग मैंगो, पपाया, वाटरमेलन, फिश, मिल्क, अंडा, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, अगर हम लोग ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे
तो हमारे बॉडी को क्या नहीं मिलेगा, विटामिन ए नहीं मिलेगा। और अगर विटामिन ए नहीं मिलेगा तो डिजीज़ हो जाएगा, कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। सेकेंड विटामिन इज विटामिन बी और विटामिन बी। सो विटामिन बी हम लोगों को मिलता है ये सारी चीज़ों से, लाइक मीट खाने से, लेग्यूम्स मतलब चना हो गया, ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं, ओके, दाल वाल हो गया। सो मीट खाने से, लेग्यूम्स, एग, डेयरी प्रोडक्ट मतलब मिल्क से बना हुआ आइटम, सीड्स, नट्स, सनफ्लावर का बीजा हो गया, आलमंड्स हो गया, डार्क लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि आप लोग स्पिनच खा लो, मतलब लीफी वेजिटेबल्स खाओ, आप लोग मेथी खाओ, तो वो सारी चीज़ों में ना विटामिन बी भर भर के होता है। और अगर हम लोग विटामिन बी नहीं ले रहे हैं, मीन्स विटामिन बी तो क्या, ऐसा फूड आइटम नहीं ले रहे हैं जिसमें विटामिन बी नहीं है, देन वी विल सफ़र फ्रॉम बेरी। नेक्स्ट इज विटामिन B12। विटामिन B12, तो विटामिन B12 वो विटामिन है जिसकी वजह से हम लोगों को ये बीमारी नहीं होता, एनीमिया नहीं होता। मतलब ना, एनीमिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें ना हम लोग के बॉडी में रेड ब्लड सेल का, खून में रेड ब्लड सेल का नंबर कम हो जाएगा, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा एनीमिया में। ओके, रेड ब्लड सेल का नंबर सफिशिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो लोग ऑक्सीजन कैरी करते हैं। मैं सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ाई हूँ ये वाला, जो नहीं देखा क्या, मैं वो वाला वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो मेनली दिस विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से जो बीमारी होगी उसको बोलते हैं एनीमिया। तो ये मिलेगा किस में, विटामिन B12 क्या खाने से मिलेगा, ऐसा क्या चीज़ खाएंगे जो हम लोग अपने आप को एनीमिया से बचा सकते हैं। तो योगर्ट ले लो, दही तो आप लोग हर दिन खाओ, भर भर के खाओ, दही में बहुत प्रोटीन भी होता है, विटामिन B12 भी होता है, वो स्किन के लिए भी अच्छा होता है, हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। मिल्क तो हर जगह है, ओके, सैल्मन मछली, मीट, फिश, तो ये सारी चीज़ें खाने से, और आप लोगों के बुक में अगर अदर एग्जाम्पल दिया है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, आप लोग गूगल भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा अपने हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हो और भी एग्जाम्पल्स। तो ये सब फूड आइटम्स है जिसमें क्या होता है, विटामिन B12, एंड विटामिन B12 की कमी से वी मे गेट सफ़र फ्रॉम एनीमिया। नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन C। तो विटामिन C जो है, विटामिन C खट्टे खट्टे चीज़ों में मिलता है, जैसे कि आप लोग ऑरेंज ले लो, लेमन ले लो, टमाटर ले लो, ओके, लीफी वेजिटेबल्स ले लो, आंवला को इंडियन गूसबेरी बोलते हैं, देन पपाया, मतलब फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी आ गया यहाँ पर, देखो पाइनएप्पल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और जो खट्टी खट्टी चीज़ें, टैमरिंड, ये सब चीज़ में होता है विटामिन C। तो विटामिन C हम लोग को इसलिए दरकार है क्योंकि विटामिन C वाला चीज़ खाने से हम लोग का जो गम्स होता है ना, वो सही रहता है, और हम लोग के वो जाड़ से, जबड़े से खून नहीं निकलता। बहुत जन देखना उनके जबड़े से खून निकलता है कुछ भी खाते हैं तो विटामिन C की कमी से होता है। तो विटामिन C का अगर आप लोग अच्छे से, लाइक आप लोग इंटेक कर रहे हो, ऐसा फूड आइटम खा रहे हो जिसमें विटामिन C है, तो हम लोग को ये सब दिक्कत नहीं होगी। तो वो बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। तो स्कर्वी का मतलब वही बीमारी है जिसमें हम लोग का जो गम्स होता है वो मेनली फूल जाएगा, और हम लोग का वहाँ से खून निकलेगा गम से, तो दिक्कत होगा। इसीलिए विटामिन C वाला चीज़ खाना चाहिए। और अभी कोरोना के टाइम पे तो हम लोग खूब विटामिन C वाला चीज़ खाएं, बिकॉज हम लोग पढ़े थे विटामिन C वाला चीज़ देने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है, हम सब सुने थे। तो शायद हर कोई विटामिन C वाला चीज़ है, फिर नींबू ही पानी में निचोड़ के हम सब पीते थे, विटामिन C का टैबलेट्स देते थे। तो ये वही विटामिन C का मैं बात कर रही हूँ। तो वो तो हम लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रांग किया, साथ साथ में हम सब का वो गम्स को भी स्ट्रांग किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन D। सो विटामिन D जो है, विटामिन D वो विटामिन है जो कि हम लोग का हड्डी को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत काम आता है। हम लोग हड्डी को एकदम स्ट्रांग रखता है विटामिन। कौन सा विटामिन? विटामिन D। तो क्या खाने से हमको विटामिन D मिलेगा? तो मिल्क ले लो, एग, मिल्क तो लो, हर दिन लो, लीवर एंड चीज़, सैल्मन, मशरूम, ओट मील, तो ये सारे फूड आइटम हैं जिसमें विटामिन D भर भर के होता है। और हम लोग का बॉडी भी, हमारा जो स्किन है ना, वो भी सनलाइट में विटामिन D बनाता है। तो एक तो क्वेश्चन आता है, एक ऐसा विटामिन का नाम बताओ, नेम है विटामिन जो कि हम लोग सनलाइट से हमको मिलता है। सो हम लोग वहाँ लिखेंगे विटामिन D। तो विटामिन D की वजह से अगर ये हमारे बॉडी में नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसी से वी विल सफ़र फ्रॉम रिकेट्स। रिकेट्स वही है जिसमें हम लोग का हड्डी वीक हो जाएगा, ओके, बेंट हो जाएगा, अजीब सा होगा। इसीलिए विटामिन D वाला खाना खाना चाहिए।
ये सब चीज़ तो आप लोगों को लेना ही चाहिए। अगर आप लोगों को अपना हड्डी को बेंड नहीं करवाना है तो विटामिन डी वाला चीज़ लो। अब सूरज से भी मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सनलाइट में 12 बजे आप लोग खड़े हो गए और नहीं मैडम बोले हैं सूरज से विटामिन डी मिलता है तो ये काम नहीं करना है। सुबह सुबह का जो हम लोग का स्कूल में देखना, हम लोग जब स्कूल जाते थे, जब कभी जाते थे तो क्या बोलते हैं, असेंबली के समय धूप में खड़े रहते हैं, उसी समय तो हमको विटामिन डी मिल जाता है। तो सुबह का 8-9 बजे तक का धूप सही है फॉर विटामिन डी, उसके बाद वो स्ट्रांग हो जाता है। देन विटामिन ई, तो विटामिन ई वो विटामिन है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किन को हेल्दी रखने में। तो हम लोग का स्किन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को सही रखता है विटामिन ई। अगर इसका कमी हो गया तो हम लोग का स्किन भी सही नहीं रहेगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी दिक्कत आएगा। तो कौन कौन से फूड आइटम में हम लोग को विटामिन ई मिलेगा, तो बेस्ट जो हम लोग सीड्स लेते हैं, हम लोग सनफ्लावर का सीड लेते हैं, हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको वाटरमेलन का सीड हम लोग खाते हैं, बहुत जन खाते हैं सीड उसका, ओके, आलमंड, पीनट बटर, पम्पकिन, फिश, सब हेल्दी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। सो ये सब चीज़ों को लेने से विटामिन ई बहुत अच्छा मीन्स विटामिन ई हम लोग को बहुत अच्छे से मिल जाता है। बट बहुत जन इसको इग्नोर करते हैं, विटामिन ई वाला चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू वांट अ गुड स्किन, इफ़ यू वांट गुड स्किन तो विटामिन ई वाला चीज़ को तो आप लोग अच्छे से लो। नेक्स्ट इज विटामिन के। सो विटामिन के ये भी एक विटामिन है जो कि हम लोगों को किससे बचाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग से बचाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कहीं पर हम लोग को लग गया, चोट लग गया, तो बॉडी में विटामिन के रहता है, बोल के हम लोगों का वहाँ ब्लड क्लॉटिंग होता है और खून गिरना बंद हो जाता है। बट अगर विटामिन के की कमी है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। तो क्या क्या फूड आइटम से हम लोग को विटामिन के मिलेगा? सो अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हर चीज़ खाओ आप लोग, ऑयली स्टफ़ और स्पाइसी चीज़ को छोड़ के जितना भी चीज़ है ना, अच्छी हेल्दी चीज़ें, अगर हम लोग वो सब चीज़ को खाएंगे ना तो हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, सारा तो विटामिन्स मिलेगा, हम लोग को मिनरल्स भी जाएगा, ओके। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फिश, लीवर, मीट, एग, सोयाबीन, हर चीज़ है जो हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। सो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने का चांस होता है। तो विटामिन का डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई तो उससे भी बीमारी होगा, ये भी याद रखना। अगर मिनरल्स भी ढंग से हम लोग नहीं लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, अगेन थोड़ा थोड़ा ही चाहिए अपने बॉडी में, थोड़ा थोड़ा, हर दिन खाएंगे थोड़ा थोड़ा चाहिए हमको। फिर भी अगर कमी हो जाता है तो बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि सोच लो बाल झड़ेगा, ओके, और नेल्स एकदम वीक हो जाएंगे, बहुत सारा चीज़ होगा, हड्डी वीक हो जाएगा, दांत ऊँत एकदम दिक्कत होगा, खून की कमी हो जाएगी, बहुत सारा चीज़ होगा। तो सबसे पहले जो मिनरल्स है ना वो है कैल्शियम। वी विल डिस्कस अबाउट कैल्शियम। तो कैल्शियम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। हम लोग के टीथ के लिए, हम लोगों के हड्डी के लिए कौन सा मिनरल इम्पॉर्टेंट है? तो दैट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क, ऑब्वियसली दूध में, एग में, मछली में, हरे सब्जी में भर भर के रहता है। तो ये सब चीज़ों को अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग को कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा, लाइक कैल्शियम का तो हमको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। कैल्शियम की कमी से वी मे सफ़र फ्रॉम रिकेट्स, वही हड्डी वीक हो जाएगा, हम लोग का से बैंड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सो ऑब्वियसली कैल्शियम का रिच डाइट वी शुड टेक, लाइक मिल्क, एग, फिश। तो कैल्शियम को अगर हम लोग कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी से हम लोग का दांत वीक हो जाएगा, हम लोग का बोन्स वीक हो जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग रिकेट से सफ़र करेंगे। सेकेंड मिनरल इज़ फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस भी एक मिनरल है। ये सब का नाम आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे ना, एलिमेंट्स में जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, तो ये सब आप लोग पढ़े हो, तो ये लोग मिनरल्स ही हैं। फॉस्फोरस हमको चाहिए अगेन हम लोग के वही बोन्स के लिए एंड टिथ के लिए, स्ट्रॉन्ग बोन एंड स्ट्रॉन्ग टिथ के लिए। वही सब फूड आइटम्स भी यहाँ पर है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, जैसे कि मिल्क, एग, मीट, नट्स, बीन, ग्रेन्स, ये सारे फूड आइटम्स, ये तो सब हम लोग खाते ही हैं, कभी ना मतलब खाते ही हैं हम लोग, 1-2 दिन में तो सोच लो, हफ्ता में जो हम लोग खाना खाते हैं, हफ्ता में कभी ना कभी तो ये सब चीज़ें आता ही होगा डाइट में, या बहुत जन तो रेगुलर खाते हैं, तो उनके बॉडी में जाता है कैल्शियम फॉस्फोरस, और कैल्शियम फॉस्फोरस गया तो दांत और हड्डी का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। द नेक्स्ट मिनरल इज आयरन। आयरन इज लोहा, बट हम लोग को डायरेक्टली लोहा नहीं खाना है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब हमारा खून के लिए हमको चाहिए आयरन। अगर हम लोग
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं, एग यॉक ले रहे हैं, लीवर मतलब कौन सा लीवर, कलेजा, ओके, एनिमल्स का, इंसान का नहीं, ओके। अगर हम लोग वो सब चीज़ें खा रहे हैं, हम लोग एप्पल खा रहे हैं, हम लोग जैगरी खा रहे हैं, हम लोग डेट पाम हो गया खजूर, जैगरी हो गया गुड़, तो ये सब चीज़ों में आयरन रहता है। आयरन खाओ, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है, ओके, जिससे हम लोग का होमोग्लोबिन अच्छे से बनेगा एंड वी वोंट बी सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई तो खून कम हो जाएगा बॉडी में, तो दिक्कत होगा। देन सोडियम अगेन, सोडियम एक वो मिनरल है जो कि हम लोग को किस में मिलता है, घर का नमक, दैट इज टेबल सॉल्ट, ओके, और सी फूड में भी मिलता है। समुद्र में जो मेनली जो क्रैब खाते हैं, जो प्रॉन्स खाते हैं, लॉबस्टर, जो भी खाते हो सी फूड वाले, ओके, सो और टेबल सॉल्ट, उसमें हमको मिलता है ये सोडियम, नमक ज़रूरी है, बिकॉज नमक की कमी से ना बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प हो सकते हैं। हम लोग का नर्व हेल्दी रखता है ये, हम लोग के बॉडी में वाटर बैलेंस बना के रखता है, कौन, नमक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नमक भी, पर ज़्यादा नहीं खाना है, लिमिटेड खाना है। देन आयोडीन, लास्ट आयोडीन है। सो आयोडीन अगेन, आयोडीन हम लोग को मिलता है आयोडाइज सॉल्ट में, सी फूड में। आयोडीन अगर हम लोग आयोडीन रिच फूड नहीं लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा बहुत लेना है, तो हम लोग के बॉडी में ना थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगा। अब ये थायरॉक्सिन होता क्या है, हम लोग के गले वाले एरिया में ना एक तो ग्लैंड होता है, यहाँ मैं साइड में फोटो दे दी हूँ, थायराइड ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होता है ना, इसका काम है एक केमिकल जैसा चीज़ निकालना, जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। जब वो थायरॉक्सिन अच्छे से निकलता है ना, तो हम लोग का बॉडी में बहुत सारा काम होता है, जैसे कि मेंटल ग्रोथ और भी बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, वो सब चीज़ें अच्छे से होता है, बॉडी में हर टाइप का फंक्शन अच्छे से होता है। लेकिन अगर आयोडीन की कमी हो गई, अगर अच्छे से थायरॉक्सिन नहीं निकला, तो बॉडी में दिक्कत आएगा। और मेन दिक्कत जो होता है ना, वो होता है गोइटर अगेन, यहाँ एक फोटो है, आप लोग देखो, गला वाला एरिया फूल जाता है, ग्लैंड्स अराउंड द नेक वो एकदम स्वेल हो जाएगा। बहुत जन को आप लोग माइंड करे होगे गोइटर होके, मतलब गोइटर होता है, उनका गला वाला एरिया कुछ एक्स्ट्रा ही फूला हुआ रहता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। तो ये था क्या, ये था सम डेफिशिएंसी डिजीज, जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ये सारे मिनरल्स, वाइटामिन्स और जो मैं पढ़ाई हूँ, ये सब हम लोग के बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, वो होता है ऑर्गेन मालफंक्शन डिजीज़। मतलब अगर हम लोग का कोई ऑर्गेन काम करना बंद कर दे रहा है, या कुछ भी कारण की वजह से ऑर्गेन अगर काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा है, सो उसमें हम लोग को बीमारी हो सकता है। या फिर कभी कभी होता है कि हम लोग की बॉडी में, मैं अगेन वो जो हॉर्मोन्स के बारे में बोली, केमिकल एक रहता है, वो भी अगर ढंग से नहीं निकलता है ना, या फिर ज़्यादा निकल गया या फिर कम निकल गया, उससे भी बीमारी होता है हम लोगों को, वो होता है, ओके। सो उसके भी वजह से हम लोगों को बहुत सारा बीमारी हो सकता है, तो उससे भी रिलेटेड हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला जो डिजीज़ है अंडर ऑर्गेन मालफंक्शन डिजीज़, वो है डायबिटीज़ मेलिटस। तो डायबिटीज़ देख के पता चल रहा है ये कौन सा बीमारी है, चीनी वाला डायबिटीज़। नाम है पीछे देखो इसका टाइटल, मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस। एक्चुअली डायबिटीज़ होता है 2 टाइप का, बट अभी यहाँ पर खाली एक दिया है, डायबिटीज़ मेलिटस। दूसरा था डायबिटीज़ इंसिपिडस, वो अभी नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सो ये जो डायबिटीज़ है वो मेनली होता है अगर हमारे बॉडी में ये इंसुलिन कम निकलता है। इंसुलिन का वर्ड अगर आप लोग ये नाम सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो बता देती हूँ। हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, ओके। ये जो पैनक्रियाज है, आप लोग सुने होंगे इसका नाम, इसका काम होता है इंसुलिन को सिक्रेट करना। सिक्रेट मतलब निकालना, रिलीज करता है, इसका काम है। और इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के बॉडी में, वो सबके बॉडी में निकलता है मेनली। अभी देखो हम लोग जो खाना वाना खाते हैं, तो हमारे खून में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब सोच लो शुगर, चीनी सोच लो। तो हमारे खून में वो चीनी का लेवल ज़्यादा ना हो बोल के कौन निकलता है, इंसुलिन। और इंसुलिन निकल के क्या करवाता है ना, एक्स्ट्रा जो चीनी हमारे खून में रहता है उसको बदल देता है ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में, और उसको लीवर को दे के आता है, लीवर को बोलता है कि तू इसको स्टोर कर ले, ओके। सो मेनली इंसुलिन का काम होता है कि वो हमारे ब्लड का जो शुगर का जो लेवल है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करवा देता है ग्लाइकोजन में, और उसको फिर लीवर को बोलता है स्टोर करने के लिए। तो ये मेन काम है किसका, इंसुलिन का। अगर हम लोग के बॉडी में इंसुलिन कम निकलता है, ज़्यादा अच्छे से अगर नहीं निकल पाया, अगर कम निकलता है,
तो हम लोग के बॉडी में खून में चीनी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। इंसुलिन कम निकला मतलब चीनी का लेवल ज़्यादा है। अब चीनी को कोई, ग्लूकोज को कोई ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला नहीं है, तो एट दैट टाइम वी विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़ मेलिटस। उस समय हम लोग डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं और डायबिटीज़ मेलिटस हमको हो जाता है। तो नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके खून में ना चीनी रहता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन निकलता नहीं है, तो चीनी कहाँ जाएगा, वो वहीं पर रहेगा। एंड इट डज नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं निकलता। अगर इंसुलिन ढंग से निकलता तो कोई दिक्कत नहीं होता। जो एक्स्ट्रा शुगर है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता किस में, वो कन्वर्ट हो जाता ग्लाइकोजन में। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन निकलता नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो शुगर है ना, ग्लूकोज, वो कहाँ रह जाता है, वो खून में ही रह जाता है और वो इंसान को हो जाता है डायबिटीज़ मेलिटस। तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स है जिससे पता चलेगा कि सामने वाला को डायबिटीज़ मेलिटस हो गया है? तो पहला तो फैटिक, थकावट लगेगा। लॉस ऑफ वेट, अचानक से उसका वेट लॉस हो जाएगा। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत प्यास लगेगा। एंड फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट, प्यास इधर से खूब लगेगा और इधर खूब इनको टॉयलेट लगेगा। मतलब ये सब सिम्टम्स है। तो ये सब सिम्टम्स से, बिकॉज ना ऐसा होता है कि जिसको नॉलेज होता है कि हाँ डायबिटीज़ के ये सब सिम्टम्स है, अगर आप लोग भी सामने वाला को कभी देखोगे ना कि वो ऐसा कर रहा है, बार बार पानी पी रहा है, मतलब उसको प्यास ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बार बार बाथरूम के लिए दौड़ रहा है और उसका वेट लॉस हो जा रहा है, तो उसको एक बार बोलना कि एक बार आप लोग शुगर टेस्ट करवा लो। तो ऐसा होता है, ठीक है। नॉर्मली यही सिम्टम्स देखने को मिलता है। अभी अगर किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से ना किडनी और हार्ट दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, दोनों। इसीलिए जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो लोग अगर किसी को डायबिटीज़ निकलता है तो वो लोग ना वो इंसान को हार्ट का भी टैबलेट दे देते हैं कि आपका हार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने देगा, लाइक ये टैबलेट, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी में भी हो सकता है। तो डॉक्टर लोग जो अच्छे, मेनली जो इनको बहुत नॉलेज रहता है ना, वो लोग ये काम करते हैं। वो लोग उनको पहले से ही हार्ट का सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये लेते रहो। और एक चीज़ है, डायबिटीज़ एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये हमको विरासत में मिलता है। ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। सो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे लोग, तो ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही जाएगा। अगर मेरे घर में, मेरे घर में तो है सबको, अगर उनको है तो ऑब्वियसली मुझे भी होगा। तो मैं उसको प्रिवेंट कैसे कर सकती हूँ? बाय रेगुलर एक्सरसाइज। अगर मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करूँगी, अपना डाइट हेल्दी रखूँगी, मतलब ढंग से मैं खाऊँगी, अगर हेल्दी डाइट रखूँगी, कोई भी ऑयली चीज़ नहीं खाऊँगी, ऐसा कोई चीज़ नहीं खाऊँगी जो कि मेरा हेल्थ को ख़राब कर दे, और रेगुलर एक्सरसाइज करूँगी, एकदम फिट फैट रहने का अगर मैं सोचूंगी और करूँगी, तो डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बट अगर होना होगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा। बट हम लोग अपने आप को फिट रख के थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। देन द सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गन मालफंक्शन डिजीज इज हार्ट डिजीज। अगेन अभी हार्ट डिजीज के बारे में देखते हैं। तो हार्ट डिजीज मेनली क्यों होता है? अगर हम लोग अनहेल्दी डाइट रखते हैं, ऑब्वियसली आप लोग ज़िंदगी भर तला वाला चीज़ खाओगे, पूड़ी खाओगे, मतलब मेनली ऑयली चीज़ खाओगे, कुछ भी ध्यान नहीं रखोगे, जो मिल रहा है ठूसो, जो मिल रहा है खाओ। और सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एकदम इनएक्टिव लाइफस्टाइल, पड़े रहोगे, नो फिजिकल एक्टिविटी, खा रहे हो और वो उसको आप लोग बस अपने शरीर में जमा कर रहे हो और मोटे हो रहे हो नॉर्मली। तो ये सब रीज़न से हमको हार्ट डिजीज़ हो सकता है आराम से। आजकल हेल्दी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम लोग क्या है नॉर्मली। इसीलिए जितना हो सके हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ रखो अपने बॉडी में। सिर्फ एक जगह पड़े रहोगे तो फिर हो जाएगा दिक्कत। सो मेनली हम लोग का हार्ट में जो दिक्कत आता है वो ड्यू टू फैट रिच फूड। आप लोग एकदम फैट रिच फूड खाओगे, जैसे कि आप लोग मीठा खाओगे, बहुत ज़्यादा आप लोग ब्रेड, मैदा का चीज़ खाओगे दिन भर। अगर आप लोग हमेशा अगर आप लोग बाहर का चीज़ खा रहे हो, रेस्टोरेंट वाला चीज़ खा रहे हो, मैदा का चीज़ खा रहे हो, तला वाला चीज़ खा रहे हो, फैट्स भरती है उसमें। ऑयली फूड खा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों का वेट गेन होगा, स्ट्रेस ऊपर से आएगा और हार्ट में भी दिक्कत आएगा। इसीलिए बेस्ट है रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट रखो, जूस पियो, आप लोग हरी हरी सब्जी खाओ, ये सब अच्छा है। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी रखने से अच्छा है। अगर टाइम नहीं मिल रहा है ना एक्सरसाइज करने का, तो वॉक कर लो। ये सब चीज़ें से हम लोग अपना हार्ट को फिट रख सकते हैं। तो इसके अंदर में आता है मेनली ये दो डिजीज़, हार्ट डिजीज़ के अंदर में ये दो चीज़ आता है।
एक तो बोल दे रहा है यहाँ पर कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज इट्स नॉट कोरोना, ओके। कोरोनरी हार्ट डिजीज ये होता है मेनली जब हम लोगों का हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। मतलब हम लोगों का हार्ट को काम करने के लिए ना ऑक्सीजन अच्छे से चाहिए, अच्छे से। हार्ट तो मेन है हमारे बॉडी में, दिल को ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम लोगों का जो हार्ट होता है, देखो मैं यहाँ बता देती हूँ, जैसे कि सोच लो ये हार्ट है, तो हार्ट को जो अच्छा खून जो मिलता है ना, वो एक तो नस से मिलता है, आर्टरीज, ठीक है। मतलब एक नस होता है, अच्छा खून तो छोड़ दो, नस होते हैं ये, नस, आर्टरीज नाम है उसका। वो नस लोग ना मतलब खून वून का यहाँ पर लेना देना वो लोग सब करते हैं, ठीक है। और पढ़ोगे आप लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में, एकदम थोड़ा सा बता रही हूँ मैं यहाँ पर। सो अगर वो ब्लड वेजल जिसका नाम आर्टरी है, अगर उसमें सोच लो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट्स जम गया अंदर में, वो पतला हो जा रहा है। नॉर्मली ना हम लोग पाइप जैसे होता है, आप लोग खुद सोचो, हम लोग के घर में भी हम लोग जो पाइप यूज़ करते हैं, पाइप में ना कभी कभी काई जम जाता है अंदर में, उसमें पानी इतना पास होता है कि समटाइम्स ना पूरा अंदर में काई जम जाता है। पाइप अंदर से काई जम जाता है तो एकदम अंदर से ना उसका वो और डायमीटर नहीं बचता। काई जम जाता है तो कम जगह बचता है, तो पानी एकदम धीरे धीरे आता है। लेकिन जैसे आप लोग वो काई हटा दो, कि पाइप को साफ कर दो, कि पानी एकदम अच्छे से आएगा, आता है ना, सेम यहाँ पर होता है। तो ये आर्टरीज है, ये क्या है ना, खून देता है, ओके। खून में रहता है ऑक्सीजन। जब ये आर्टरीज अंदर से ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक इन द सेंस वैसे ही, मतलब उसमें ना प्लेक डिपॉजिट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट थोड़े डिपॉजिट हो जाते हैं, तो ढंग से खून नहीं जाएगा, और ढंग से खून नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी ढंग से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हम लोगों को चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन होगा, जिसको ना एंजिना भी बोला है, आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है कि इट कैन लीड टू एंजिना, जिसको ना हम लोग ऐसे ही चेस्ट पेन ही बोलते, पैन नहीं सॉरी, चेस्ट पेन ही बोलते हैं। तो उसका मतलब है लाइक कोरोनरी हार्ट डिजीज, वो होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। और अगर मैं हार्ट अटैक का बात करूँ, तो हार्ट अटैक में मेनली ब्लॉकेज होता है। यहाँ पर ऐसा कोई ब्लॉकेज नहीं है, बट यहाँ पर होता है कंप्लीट ब्लॉकेज इन द आर्टरी। यही आर्टरी में पूरा तरह से ये ब्लॉक हो जाएगा। अब ये आर्टरी खून दे रहा था हार्ट को, अब ये ब्लॉक हो गया तो हार्ट को खून मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो आ गया हार्ट अटैक। हार्ट को अगर ढंग से खून नहीं मिला, तब तो हार्ट दिखाएगा अपना, हार्ट अटैक लाएगा वो, हार्ट अटैक। देन अब है रेनल डिजीज। तो रेनल मतलब किडनी आ गया, ये याद रखना। रेनल का मतलब हो गया आप लोगों का रिलेटेड टू किडनी। तो ये डिजीज होगा अगर किडनी में कोई दिक्कत है। अगर हम लोगों का किडनी, 2 किडनी होते हैं, ये 2 किडनी होते हैं, ये तो 4 हो गए, 2 किडनी होते हैं। दोनों किडनी का काम होता है हमारा खून को साफ करना, बॉडी का जो गंदगी होता है ना, उसको ना वो अच्छे से वो यूरिन के फॉर्म में निकालता है, ठीक है। मतलब खून को पूरा अच्छे से साफ करता है वो। अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है या किडनी खराब हो गया, तो हो जाएगा रेनल डिजीज। क्योंकि मेन किडनी का फंक्शन होता है कि वो वेस्ट, हमारे खून में जो कचरा होता है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, सॉल्ट, ये सारा वेस्ट को वो फिल्टर कर देता है, पूरा कचरा को निकाल देता है। कौन? किडनी। लेकिन अगर बीमारी हो गया किडनी से रिलेटेड, अगर किडनी काम नहीं कर रहा, तो ये वेस्ट और निकल नहीं पाते ढंग से, ये लोग हमारे ब्लड में ही रह जाते हैं। सोचो, मतलब हम लोग का खून साफ नहीं हो पाता, खून में कचरा जम जाता है। और ये कचरा लोग जो है ना, मेनली ये यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत टॉक्सिक होते हैं। इसीलिए इंसान का किडनी में दिक्कत आता है, फिर किडनी में दिक्कत आता है तो खूब दिक्कत आता है, इंसान मर भी जाता है, ऐसा भी है। तो इसको ठीक करने के लिए 2 ही ऑप्शन है। देखोगे तो बहुत जन का डेथ हो जाता है इस चक्कर में, बट 2 ऑप्शन है। एक तो होता है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है ना, जो काम नॉर्मली हमारा किडनी हमारे बॉडी के अंदर करता है, क्या काम करता है किडनी? खून को साफ करता है। डायलिसिस में ना एक मशीन आता है, वो मशीन से पूरा बॉडी का खून को निकाल के उसको साफ करके फिर डाला जाता है। मैं तो नॉर्मली बता रही हूँ, आप लोग क्लास 10 में शायद, हाँ 10 में पढ़ोगे इसके बारे में, डायलिसिस के बारे में। तो डायलिसिस में ना ऐसा होता है। और किडनी ट्रांसप्लांट भी एक तरीका है। किडनी ट्रांसप्लांट में उस आदमी के या उस इंसान के बॉडी में जो किडनी खराब हो गया है, उसको आउट करके नया किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट ही कर सकते हैं अगर किडनी में कोई दिक्कत आता है। तो रेनल डिजीज में मेन जो ऑप्शन है 2, वो है डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन ऐसा भी होता है, बहुत जन का डायलिसिस भी होता रहता है बट वो इंसान बच नहीं पाता, और बहुत जन का होता है कि किडनी भी ट्रांसप्लांट हो गया, नया किडनी लग गया, उसके बाद भी इंसान का डेथ हो जाता है। देन इसके बाद जो डिजीज़ है
वो है आर्थराइटिस। सो आर्थराइटिस होता है मेनली जॉइंट पेन। एक्चुअल में ये जॉइंट पेन ही है। तो ये होगा मेनली ओल्ड एज वाले लोगों को, जो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको होता है ये बीमारी। इट ऑकर्स इन ओल्ड एज एंड इट इज़ अ डिजीज ऑफ द जॉइंट्स। अब ये होता है दो टाइप का, एक है र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस एंड दूसरा है ऑस्टियो आर्थराइटिस। र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का मतलब है ये वो कंडीशन है, आर्थराइटिस ही है, वही जॉइंट पेन ही है, लेकिन इसमें ना जैसे कि फिंगर का जो ये मिडिल जॉइंट जो है ना, ये सब ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा, मतलब ट्विस्ट हो जाएगा अपने आप अंदर अंदर। ओके, एंड जो जॉइंट्स होते हैं ना वो फूल जाएंगे, सोचो ये तो मुड़ जाएगा, अलग अलग जगह का भी जॉइंट वो मुड़ गया, फूल गया, पूरा हार्ड हो गया, मुड़ नहीं पाएगा, थोड़ा पेन होगा, कितना दिक्कत का बात है। ओके, र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस में ऐसा दिखता है हालत। ये शायद दिख रहा है कि नहीं? ओके, आप लोगों का बुक में तो और अच्छे से आप लोग देखोगे, क्लियर नहीं? हाँ, क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन है र्यूमाटॉयड आर्थराइटिस का। इसका जो मिडिल जो जॉइंट्स है ना फिंगर के, वो लोग पूरे ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े ट्विस्ट हो गए, बड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो ये मेनली बोल रहा है, ये भी एजिंग से होता है, लेकिन और भी इसका रीज़न है हेरिडिटी। अगर पेरेंट्स को होगा ना तो बच्चे लोग में भी चला जाता है ये वाला, और इंजुरी से भी होता है ये वाला जो आर्थराइटिस है। इट इज़ कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन एंड इवेंचुअल डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज एट द जॉइंट। हम लोग के जॉइंट की तरफ जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज क्या है पहले वो बता देती हूँ। सो कार्टिलेज मेनली एक ऐसा इलास्टिक सा फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जो कि हड्डी के ऊपर वाला एरिया में उसको प्रोटेक्शन देता है, जॉइंट्स की तरफ वो मेनली रहता है। सो यहाँ पर अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है तो उसमें ना वो कार्टिलेज ख़त्म हो जाएगा, वो मतलब वो ख़राब हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, वो एरिया से, तब तो दिक्कत आएगा। प्रोटेक्शन कौन देगा? हम लोग के जॉइंट्स को, जिसकी वजह से वो अफेक्टेड जॉइंट्स में स्टिफनेस एकदम हार्ड हो जाएगा, वैसे मतलब मोड़ नहीं पाओगे, दर्द होगा, पेन होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है स्टिफनेस एंड पेन इन द अफेक्टेड जॉइंट, जैसे कि हिप का जॉइंट हो गया, नी का जॉइंट हो गया, स्पाइन हो गया, तो वो सब जगह में हमको पेन और स्टिफनेस, स्वेलिंग भी ले लो आप लोग, वो सब महसूस होगा। तो ये था आर्थराइटिस, सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर में आ रहे हैं। अब है कैंसर। तो कैंसर के बारे में सब बच्चों को पता होगा, पर ये नहीं पता होता है कि ये होता कैसे है। देखो, कैंसर ना एक ऐसा बीमारी है जो कि सेल में होता है, सेल की वजह से होता है। जैसे कि अभी हम सब के बॉडी में ना सेल डिवाइड होता है, सेल अपना नंबर बढ़ाता है 1 से 2 एंड इस टाइप से, ठीक है। और ना वो ज़रूरी भी है हम सब के बॉडी में, क्योंकि ना सेल जब डिवाइड होता है ना तो हम लोग का ग्रोथ एंड हम लोग का घाव ठीक होना, हमारा टिश्यूज़ रिपेयर होना, ये सब काम होता है। कब होता है? जब सेल डिवाइड होता है, सबकी बॉडी में होता है सेल डिवीज़न, ठीक है। ग्रोथ तो तभी तो ग्रोथ हमारे बॉडी में होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो ग्रोथ होता है लेकिन अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होता है, मतलब वो ग्रोथ सेल डिवाइड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर ना सेल का गुच्छा गुच्छा मिलेगा, मतलब एक ग्रोइंग मास हम लोग को दिखेगा सेल का, क्योंकि वहाँ सेल डिवाइड होते जा रहा है होते जा रहा है, नए नए सेल बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, और वहाँ गांठ फील होगा, उसी को बोलते हैं ट्यूमर। और यहाँ पर लिखा हुआ है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ट्यूमर वर्ड तो आप लोग सुने होंगे। तो कैंसर जब किसी को होता है ना तो उनके बॉडी में ना उनको गांठ फील होता है। जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पर किसी को कैंसर होगा तो ऐसे गांठ फील होगा, वो लोग जब छुएंगे ना तो उनको गांठ गांठ लगेगा। तो ऐसे ही बहुत जन बोलते हैं, देखो हम लोग तो बचपन से ना ऐसे ही सुनते भी आए हैं और देखे भी हैं, बहुत जन का ऐसे गांठ होता है ना तो वो लोग को टेंशन में आ जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कि गांठ क्यों हुआ है। तो गांठ एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि वहाँ सेल के गुच्छे रहते हैं, मतलब वो लोग मेनली वो पूरा इतने सारे सेल हो जाते हैं कि उनको ट्यूमर का शेप वो लोग ले लेते हैं। सो मेनली जो बेसिक कॉज जो है ना कैंसर का, दैट इज स्टिल नॉट नोन, बट ऐसा बोलते हैं कि कैंसर क्यों हो सकता है, मतलब रीज़न क्या है। तो ऑब्वियसली आजकल जो बहुत लोग जो स्मोक करते हैं, शौक से करते हैं, बहुत जन ऐसे ही करते हैं स्मोक, बहुत जन टेंशन से करते हैं, तो स्मोकिंग हो गया, टबैको जो च्यू करते हैं, मेनली आजकल का तो बड़ा फेमस है कमला पसंद, ओके, बहुत जन उसको खाते हैं, सफल एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों में ना टबैको होता है। तो ये सब चीज़ों को आप लोग खाओगे, स्मोक करोगे तो कैंसर आप लोगों को हो सकता है। कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से भी होता है। न्यूक्लियर रेडिएशन जो अल्फ़ा बीटा गामा में, ये वाला तो आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग इतना याद रखो, न्यूक्लियर रेडिएशन से होते हैं कैंसर। अगर
ओवर एक्सपोजर हो जाता है टू यूवी रेज ऑफ द सन। अभी देखो सूरज भगवान और सन से मेनली हार्मफुल रेज आते हैं, आप लोगों को पता है यूवी रेज आते हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। वो लोग हमारा स्किन कैंसर कर सकते हैं, अगर वो लोग हम लोग की स्किन में लगे ना ज़्यादा, अगर हमारा बॉडी एक्सपोज हो गया हो जाएगा हमको स्किन कैंसर, और भी बहुत सारा दिक्कत होता है। तो अगर ओवर एक्सपोजर टू यूवी रे हम लोग हो गए, वी मे सफ़र फ्रॉम स्किन डिजीज, मेनली स्किन कैंसर। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं जो कि बोलते हैं कि ये लोगों की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट इज एलर्जी। सो एलर्जी क्या है? एलर्जी भी सबको पता है। एलर्जी का मतलब जैसे कि मैं खाई ब्रिंजल, ठीक है, या मशरूम, और अचानक से खाते ही मेरे बॉडी में वो दाना दाना रैशेस निकल गया, लाल हो गया बॉडी, बुखार हो गया कि क्या हो गया, तो उसका मतलब है कि मेरे बॉडी को वो ब्रिंजल सूट नहीं किया, मेरे बॉडी के अंदर से एक अनयूजुअल रिस्पॉन्स आया उस ब्रिंजल की तरफ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एलर्जी। या फिर बहुत जन होते हैं जैसे ही वो लोग अगर नेल पॉलिश का सेंट सूंघे तो उनको छू मतलब वो लोग छींकते रहते हैं, पूरा छींकते रहते हैं। किरोसिन का सेंट सूंघे तो उनको बर्दाश्त नहीं, छींकते रहेंगे। डस्ट की, बहुत जन डस्ट से, जैसे डस्ट में थोड़ा वो लोग एक्सपोज होंगे तो वो लोग का खांसी छींक वो रुकता ही नहीं है। मेनली छींक, स्नीजिंग का बात कर रही हूँ, खांसी तो छोड़ो, स्नीजिंग का बात कर रही हूँ। तो एलर्जी होता है एक अनयूजुअल रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू सर्टन फॉरेन सब्सटेंस मतलब बाहर का चीज़। तो हमारा बॉडी का ना ये अनयूजुअल रिस्पॉन्स है, किसके तरफ, टूवर्ड्स कुछ चीज़ों की तरफ। ओके, सो जो सब्सटेंस एलर्जी करते हैं, जिनकी वजह से एलर्जी होती है, दे आर कॉल्ड एलर्जेंस, जैसे कि मैं भी क्या बताइए आप लोगों को, क्या एग्जाम्पल दी, नेल पॉलिश का सेंट एंड किरोसिन का सेंट, डस्ट, ब्रिंजल, मशरूम, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। आप लोग बताना अगर मेरे कोई भी सब्सक्राइबर को कोई चीज़ का एलर्जी होगा तो आप लोग प्लीज़ वो चीज़ को शेयर करना, बिकॉज बाकी और भी लोग जो पढ़ते हैं कमेंट उनको भी पता चलेगा और भी रीजंस के बारे में। मैं तो मुझे जितना पता था और जो मैं जानती थी मैं नॉर्मली आप लोगों को बता दी हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ एक और है पॉलन करके। अब पॉलन सबको पता होगा, फ्लावर चैप्टर में मैं बताई थी अच्छे से फूल को दिखा के पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो जब वो पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं ना, तो वो पॉलन ग्रेन्स लोग भी ना लाइक ऑब्वियसली हमारे कांटेक्ट में भी आते हैं, तो बहुत जन को ना एलर्जी रहता है उनसे। तो बस जैसे पॉलन ग्रेन्स के कांटेक्ट में लोग आते हैं तो उनका भी शी छः शू सब स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो एलर्जेंस हैं ये लोग मेनली हम लोग इनहेल करते हैं इनको, तब हम लोग में लाइक एलर्जी दिखता है, या फिर हम लोग डायरेक्टली हमारे स्किन के कांटेक्ट में वो लोग आ जाते हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एलर्जी ऐसे होता है। तो इसका सिम्टम्स क्या है? एलर्जी अगर किसी को होता है तो क्या हम लोग देखते हैं, तो मैं आपको बता दी थी कि वो दाने दाने रैशेस हो जाएंगे, बहुत जन छींकेंगे, और भी होता है बहुत जन का आँख एकदम लाल हो जाता है, इची रैशेस एकदम पूरा जो रैशेस हो जाएंगे एकदम वो लोग इची होगा, मतलब खुजाने का मन करेगा उसको। रनी नोज, नाक से पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में दिक्कत, और बहुत जन का तो स्वेलिंग हो जाता है, बहुत जन का तो मुंह माँ सब फूल जाता है, होता है ये चीज़ें। स्नीजिंग तो मेन है, छींकना तो कॉमन है। ओके, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके, एलर्जी के। अभी मेन यहाँ पर बोल दिया है कि एस्थमा, एक्साइमा एंड हाइव्स, दीज आर सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन से ना ये कुछ बीमारी भी हो जाता है बहुत लोगों को। सो बहुत जन को अस्थमा भी हो जाता है एलर्जी की वजह से, और अस्थमा हम सबको पता है सांस लेने में बड़ा दिक्कत होगा। एक्साइमा ना स्किन डिजीज होता है, लाइक मेरे ब्रदर को है एक्साइमा। अगर वो थोड़ा सा दही खा लेगा, दही वाला आइटम कुछ भी, तो उसका पूरा ये उंगली में एक्साइमा वाला मतलब पूरा वो अजीब सा एक हो जाता है, जिससे बहुत दिक्कत होता है। तो वो एक तो बोलोगे तो डिजीज़ ही है, जो कि किसकी वजह से होता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। तो अगेन देखो एक और चीज़ आ गया, दही से भी बहुत जन को होता है एलर्जी, बहुत जन को परफ्यूम से होता है। अगर कोई परफ्यूम छींट रहा है तो जिसको एलर्जी होता है ना, वो तो पूरा कोसों दूर भाग जाता है कि नहीं अभी मेरे को खांसी छींक ये सब स्टार्ट हो जाएगा। अभी है लास्ट थिंग जो कि है बाइट एंड स्टिंग्स। बाइट मतलब काटना, स्टिंग मतलब डंक मारना। तो ये सब की वजह से भी बीमारी हो जाता है। ओके, सो बोल रहा है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ इंसेक्ट होते हैं जिनका बाइट और स्टिंग बहुत डेंजरस होता है, जैसे कि सांप का, स्पाइडर का, कैनाइन्स मतलब डॉग वॉक का हो गया। तो देखो अगर हम लोग ये सब को अच्छे से ट्रीटमेंट और जल्दी ट्रीटमेंट नहीं देंगे, जैसे कि सांप किसी को काटा, पॉइजनस स्नेक काटा,
अगर वो इंसान का उसी समय ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस, वो बहुत डेंजरस हो सकता है, इंसान मर सकता है। पॉइजनस स्नेक लोग जो होते हैं ना, वो लोग जहर फेंकते हैं, और उनका जो जहर होता है वो डायरेक्टली हम लोग का हार्ट को, हम लोग का नर्वस सिस्टम को एकदम अफेक्ट कर सकता है। नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन ले लो, आपका स्पाइनल कॉर्ड ले लो, और आपका ले लो नर्व्स, ये 3 चीज़ को अफेक्ट कर देगा, और जहाँ ये 3 चीज़ गए इंसान खत्म। ठीक है, तो बाइट और स्टिंग को भी हम लोग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ भी काटा ना, अगर मधुमक्खी काटी तो हम अपना घर का इलाज कर सकते हैं, हम लोग वो बेकिंग सोडा कोल्ड क्रीम मिला के लगा सकते हैं, लेकिन कुत्ता काटना एंड सांप काटना वो घर में हम नहीं कर सकते, डायरेक्ट भागो डॉक्टर के पास। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आप सबको सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कुछ भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।